सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के अभी तक हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप सभी लोगों को सातों चैप्टर कंप्लीट अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को सातों चैप्टर समझ आ चुके हैं और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हर वीडियो को गाइस आप लाइक जरूर किया कीजिए। देखिए, मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हैं, बट जो भी हो वीडियो को लाइक करो और वीडियो में कमेंट जरूर करें। और अगर आपको सातों चैप्टर समझ आ गए तो आज आपको कमेंट में लिखना है यस सर, ऑल 8 चैप्टर आर कंप्लीटेड एंड हमें सब कुछ समझ आ चुका है। ये आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे गाइस मैग्नेटिज्म। एक्चुअली में 7 नंबर का चैप्टर है, मगर कल हम लोगों ने प्रेशर पढ़ा था, इसलिए आज हम लोग मैग्नेटिज्म कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आगे पीछे हो रहा है कोई बात नहीं। और जितने भी पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के बारे में। तो चुंबकत्व क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2000 वर्ष पूर्व मैग्नीशिया नामक स्थान पर कत्थई रंग के पत्थर के रूप में एक पदार्थ प्राप्त हुआ। तो कहाँ पे प्राप्त हुआ? सबसे बड़ी चीज़ है कि मैग्नीशिया नामक स्थान पर कत्थई यानी कि कत्थई का रंग होता है जैसा, उस रंग का पत्थर के टुकड़ों का एक पदार्थ प्राप्त हुआ जिसमें लोहे के कणों एवं छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। इस स्थान के नाम पर ही इस पत्थर का नाम क्या रखा गया? मैग्नेटाइट। और इसका सूत्र है Fe3O4। तो आपसे मैग्नेटाइट का फॉर्मूला पूछ सकता है, आपको याद होना चाहिए। Fe3O4 पत्थर रखा गया, बाद में इसका सरल नाम चुंबक रखा गया तथा इसमें विद्यमान आकर्षण के कारण जो गुण था उसे चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म का नाम दिया गया। और यही आज के हमारे चैप्टर का नाम है, मैग्नेटिज्म। चलिए अब बात करते हैं चुंबक की। चुंबक क्या होती है? तो वह पदार्थ जिसमें लोहे तथा लोहा धातुओं को अपनी ओर, यानी कि मान लीजिए कोई चुंबक है, कोई भी एक धातु है, तो ऐसा गुण होना जिसमें वो लोहे की छोटी छोटी कोई भी छोटी छोटी वस्तुएं उनको अगर अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, तो यही गुण मैग्नेट कहलाता है। चलिए अब एक और चीज है कि धागे में बांधकर लटकाने पर उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर दर्शाने के कारण गुण विद्यमान हो। दर्शाने का गुण यानी कि ये हमेशा सिर्फ जो लटकेगा तो उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ लटकेगा। प्रकृति में पाए जाने वाला चुंबकीय गुण रखने वाले कत्थे रंग का पत्थर ही प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। तो जो मैग्नीशिया नामक जगह पे मिला था वही आपका प्राकृतिक चुंबक है। अब एक चुंबक के अंदर कुछ गुण होने चाहिए, तो वो गुण कौन से हैं देख लेते हैं। चुंबक में दो विपरीत चुंबकीय ध्रुव होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग पोल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ये बात आपको बचपन से, एस पोल और एन पोल, दो अलग अलग पोल होते हैं। अब इन दोनों पोलों को, एक को साउथ, ये साउथ पोल है यानी कि दक्षिण पोल, और एक को नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। चलिए अब गुण देखते हैं। सबसे पहली बात, दो चुंबकों के समान ध्रुव, यानी कि समान ध्रुव कैसे? एस और दूसरी तरफ भी एस है। तो ये जैसे मान लीजिए आमने सामने एस और एस है, तो ये हमेशा प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल करने चाहिए। जैसे इन दोनों को पास पास लाया जाए, मान लीजिए कि हमने दो चुंबक बनाए, जैसे इन दोनों को पास पास लाओगे तो क्या होगा? ये दूर हटेंगे। इसके विपरीत जब दो चुंबक के समान सिरे असमान सिरे पास आएंगे तो वो आकर्षण करेंगे। तीसरी नियम देखेंगे, निश्चित दूरी पर रखे चुंबकीय पोल के मध्य लगने वाले बल का परिमाण इन पोल की तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ मान लीजिए एक चुंबक यहाँ रखा है और एक चुंबक यहाँ रखा है, तो निश्चित दूरी पर रखे चुंबकीय पोल, अब ये पोल है, के मध्य लगने वाला बल, तो ये पोल मान लीजिए कोई सा भी पोल हो सकता है, भले नॉर्थ साउथ हो, साउथ नॉर्थ हो, के मध्य लगने वाले बल का परिमाण, जितना भी बल है उसका जो टोटल सम है यानी कि परिमाण है, इन ध्रुवों की तीव्रता यानी कि इन दोनों पोल के बीच की जो तीव्रता है उसके समानुपाती होगा, तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। चौथा नियम है, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनके मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। ये फैराडे का नियम है कि किसी भी दो चुंबकीय पोल के मध्य लगने वाला बल F उनके मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको पता है कि भाई चुंबक या लोहे के पदार्थ या लोहे के चूर्ण को आकर्षित करता है। चुंबकीय पोल की सामर्थ्य सिरों पर सबसे अधिक तथा सिरे के अंदर की ओर धीरे धीरे कम, यानी कि जो मैग्नेट है, अब इसके अंदर का मैग्नेटिज्म इन किनारों की तरफ, या जो किनारे हैं इनकी तरफ सबसे ज्यादा होगा और बीच में कम होता जाएगा। एवं चुंबक पोलों के केंद्र पर चुंबक की सामर्थ्य शून्य होती है। चलिए अगली चीज देखते हैं। तो अब है पांचवा छठा नियम, यदि किसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम चुंबक के मध्य धागा बांधकर इसे स्वतंत्र दिशा में लटका दिया जाए, तब इसका एक सिरा सदैव उत्तर दिशा में तथा दूसरा सिरा हमेशा दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है।
तो चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में रहता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और जो दक्षिण दिशा में उसे दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल कहा जाता है। तो ये 5 जो इसके नियम है, गुणधर्म है, वो आपको क्लियर होने चाहिए। इसी के बाद हम लोग आगे बातें बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब एक बहुत अच्छा नियम है मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। तो चुंबक का आणविक सिद्धांत कहा जाता है, जिसे देखते हैं आप। चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या कहता है भाई? किसी भी चुंबक में, मान लीजिए कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, प्राय कैसा होता है? रवेदार, ठोस ठोस पदार्थ होता है, रवेदार। अब इनके परमाणु में देखिए, मान लीजिए ये कोई चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, मैंने ये नहीं बोला चुंबक है, यानी कि एक आयरन का पीस है मान लीजिए। अब इनमें जो पोल होते हैं वो स्थायी रूप से, परमानेंटली, अगर कोई चुंबक है तो परमानेंटली पैरेलल पंक्तियों में समूह के रूप में एकत्रित रहते हैं, जैसे कि इस वाले चुंबक में है। अब इन पैरेलल समूह को ही डोमेन कहा जाता है। तो डोमेन आपसे पूछेगा कि डोमेन क्या है, या फिर ये पूछेगा कि चुंबक के अंदर जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के समांतर पंक्तियों में रहते हैं, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो आपको टिक करना है डोमेन। इसका प्रत्येक क्षेत्र के पूर्ण रूप से चुंबकित रहता है, फिर भी अचुंबकीय पदार्थ में विभिन्न डोमेनों का परिमाण चुंबकत्व शून्य रहता है। अब यानी कि अचुंबकीय पदार्थ है तो डोमेन का परिणाम भी चुंबकत्व शून्य रहेगा। सही बात है भाई, अगर अभी लोहा है तो इसमें चुंबकत्व का गुण है ही नहीं, इसीलिए चुंबकत्व शून्य रहेगा। अगली चीज देखते हैं, चित्र में चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय दशा में डोमेनों को दर्शाया गया है। दूसरा जो चित्र था जिसमें पैरेलल लाइन थी ऐसे करके, है ना, इसमें चुंबकीय पदार्थ की अचुंबकीय दशा में डोमेनों को दर्शाया गया है। जब चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आता है, मान लीजिए कोई चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि आयरन का पीस है। इस प्रकार जब चुंबकीय पदार्थ के डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, तब पदार्थ चुंबकीय, यानी कि मान लीजिए कोई भी आपका चुंबकीय पदार्थ है, उसमें चुंबकीय लाइन से अलग अलग भिड़ी हुई, मगर जैसे आप उसे चार्ज करोगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दोगे, चुंबक बनाने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? वो सारी लाइन एक दिशा में अलाइन होने लग जाएंगी और इस तरह से वो पदार्थ हमारा चुंबक बन जाएगा। चुंबकीय पदार्थ के अणुओं में विद्यमान चुंबकीय गुण ही उसके परमाणुओं में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की कक्षीय गति तथा चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है, और यही चुंबक का आणविक सिद्धांत कहलाता है। तो इस तरह से आपको चुंबक का आणविक सिद्धांत याद रखना है। अब बात करते हैं चुंबक कितने तरह की होती है। तो गाइस देखिए, एक होता है नेचुरल चुंबक जो भी हमने पढ़ा था, और होता है आर्टिफिशियल चुंबक जो कि हम लोग बनाते हैं। तो नेचुरल चुंबक कौन सा था? जो मैग्नीशिया गांव से मिला था। तो मूल रूप से पृथ्वी में प्राप्त होने वाले चुंबक को ही प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, और ये है मैग्नेटाइट पत्थर या चुंबकीय पत्थर आदि। इसकी आकृति एक समान नहीं होती, अलग, क्योंकि पत्थर है तो अलग अलग शेप का मिलता है, तथा इसकी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता भी बहुत कम होती है। ये तो हो गया नेचुरल चुंबक। अब जो आर्टिफिशियल चुंबक हम लोग बनाते हैं उसकी बात करते हैं। तो जिन चुंबकों को चुंबकीयकरण विधि यानी कि मैग्नेटाइजिंग विधि के द्वारा तैयार किया जाता है उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इस्पात अथवा लोहे की छड़ को, यानी कि लोहे की रॉड हो या स्टील की रॉड हो, उसे प्राकृतिक चुंबक के पत्थर पर रगड़ने से, यानी कि मान लो जो प्राकृतिक चुंबक है, अगर उस पत्थर पर रगड़ें, अथवा इस्पात लोहे की छड़ के ऊपर विद्युत रोधी तांबे अथवा एल्यूमिनियम के तार की कॉइल लपेटे, यानी मान लीजिए कोई भी आयरन पीस है उसके ऊपर हमने तांबे की कॉइल लपेट दी, और उसमें से अगर मैंने हाई वोल्टेज की डीसी फ्लो करूंगा तो वो पदार्थ या वो टुकड़ा चुंबक बन जाएगा। और कृत्रिम चुंबक बनाने की भी दो विधि है, परमानेंट मैग्नेट या टेम्परेरी। कुछ चुंबक ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग परमानेंट बना देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें टेम्परेरी, यानी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रहेगी तब तक तो वो चुंबकित रहेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हट जाएगी तो वो अपना चुंबकीय गुण खो देंगे। चलिए अब बात करते हैं स्थायी चुंबक की। तो यदि किसी चुंबकीय गुण रखने वाले पदार्थ जैसे कि इस्पात की छड़ को प्रबल शक्ति देने, यानी हाई वोल्टेज या हाई पावर देने पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाए, यानी कि जहां पे मैग्नेटिक लाइन है वहां पे रखा जाएगा, तब चुंबकीय प्रेरण के द्वारा ये चुंबक बन जाएगा, तथा जब इसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाएगा तब भी इस छड़ में चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, या छड़ चुंबक के रूप में कार्य करती रहती है। तो इस प्रकार ये जो छड़ होती है इस्पात की, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए आपको इस्पात, सिलिकॉन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज तथा एल्केनो आदि हाई मैग्नेटिक मटेरियल वाले गुण के मटेरियल चाहिए, यानी कि जिनमें उच्च चुंबकीय गुण हो वो वाले आपको मटेरियल चाहिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट की। तो जिन चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखे जाने पर, मानो भाई कोई चुंबकीय पदार्थ है, अगर उसे हम चुंबकीय फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है तो वो चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। तो उन पदार्थों को ही अस्थायी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा, सिलिकॉन लोहा, मिश्रित धातु आदि का प्रयोग करते हैं। जब नरम लोहे को, छड़ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब इसमें चुंबकीय इंडक्शन के कारण चुंबकीय गुण आ जाते हैं,
और जैसे ही नरम लोहे में चुंबकीय गुण तब तक ही रहते हैं जब तक कि वो चुंबकीय क्षेत्र में रहता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से हटते ही नरम लोहे का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम लोगों की जो मशीन वगैरह में होता है उनमें क्या होता है, ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आई तो वो आयरन का पीस मैग्नेट बन जाएगा, और जैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड हटी तो वो आयरन का पीस दोबारा अपना मैग्नेट से आयरन का पीस बन जाएगा। चलिए, अब मैग्नेटिज्म के अंदर गाइस काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी हैं, तो उसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है पोल। तो पोल तो मैंने आपको बता दी, हर एक मेटेलिक पीस के दो जो चुंबक है, हर एक चुंबक के दो पोल होंगे। तो चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता, और ये बताया कि दो पोल है नॉर्थ तथा साउथ, और इन दोनों पोलों पर ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है और बीच में कम होती है। तो जिन बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होगी वह बिंदु चुंबकीय पोल या पोल कहलाता है। किसी चुंबक में केवल दो पोल होते हैं जो उत्तरी पोल या दक्षिणी पोल कहलाते हैं, और दोनों पोल की पोलैरिटी सामर्थ्य बराबर होता है, यानी कि जो दोनों पोलों की पोलैरिटी सामर्थ्य बराबर होता है। चलिए, अब मैग्नेटिक एक्सिस। तो किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा ही चुंबकीय अक्ष। मान लीजिए ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। तो इन दोनों पोल के बीच एक लाइन होती है जो इन दोनों पोल्स को मिलाती है, उसे ही मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है। अब बताएं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली चुंबकीय बल अक्ष के लंबवत काल्पनिक अक्ष चुंबकीय उदासीन कक्ष कहलाता है। तो वही मैग्नेटिक एक्सिस के समान लाइन होती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो गाइस चुंबक बल रेखा एक ऐसा निष्कोण वक्र है जिससे किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। तो ये अपना जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भाई चुंबक बनाने के लिए जो हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर, मान लीजिए एक चुंबक है तो उसके चारों ओर हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके। भाई एक चुंबक है उसका प्रभाव आसपास रहता है, आपने देखा होगा, तो वही आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो किसी चुंबकीय सर्किट में प्रेरित चुंबकीय रेखाओं या बल रेखाओं की संख्या को, मान लीजिए एक चुंबक है और दूसरा चुंबक है, अब इन दो चुंबकों के बीच में हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं होंगी और इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। और इसे वेबर, इसकी यूनिट क्या है, वेबर, ध्यान रखेंगे, और इसे फाई से शो किया जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हो गई वेबर और इसे फाई से शो किया जाता है। चलिए, वेबर चुंबकीय फ्लक्स की वह संख्या है जो कि किसी सर्किट के एक टर्न के साथ एक सेकंड में अधिकतम से शून्य तक समान दर से परिवर्तित होकर 1 वोल्ट उत्पन्न करे, 1 वेबर कहलाती है। और इसको WV से भी प्रदर्शित किया जाता है, वेबर को WV से प्रदर्शित किया जाता है। 1 वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल, मानो ये कोई चुंबकीय बल रेखाएं, इनके लंबवत तल के कार्य क्षेत्रफल में से गुजरने वाली, तो भाई यहाँ अलग होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यहाँ अलग होगा, तो क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा फ्लक्स है वही उसका फ्लक्स घनत्व कहलाएगा। इसका प्रतीक होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी, इसका ऐसा ही मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। ध्यान रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी का प्रतीक बी, मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। तो और 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर के स्क्वायर। अगला है मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चुंबक को, मानो कोई भी चुंबक को किसी लोह पिंड के निकट लाया जाता है अथवा लोह पिंड को चुंबक के निकट लाया जाता है तो उस लोहे के पिंड या बॉडी में भी विपरीत पोलैरिटी का चुंबकत्व पैदा हो जाता है। मान लीजिए कि ये आपका परमानेंट मैग्नेट है N और S पोल। अब अगर किसी बॉडी को लेके आऊंगा मैं, मान लीजिए ये आयरन का पीस है, तो आयरन का पीस लेके आया तो जैसे ही इसके पास लाऊंगा ना, तो जैसे ये N है तो यहाँ पे S अपने आप डेवलप हो जाएगा और यही क्रिया मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है गाइस, मैग्नेटिक इंडक्शन। अगला है MMF यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो चुंबकीय वाहक बल का कार्य चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय सर्किट से गुजारना या प्रवाहित करना है। जिस प्रकार विद्युत सर्किट में विद्युत वाहक बल कार्य करता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस प्रकार से EMF होता है उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है। और MMF चुंबक वाहक बल की इकाई क्या है, एम्पियर टन, जबकि EMF की इकाई वोल्ट होती है। तो ध्यान रखेंगे जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF होता है उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है। चलिए अब बात करते हैं एम्पियर टन। यह चुंबकत्व वाहक बल की ही इकाई है। अभी अभी हमने देखा MMF की इकाई क्या थी,
एम्पियर टर्न, और इसे NI से, टर्न हो गया N और एम्पियर हो गया I, इसलिए NI से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात ये चुंबकीय सर्किट के टर्न तथा उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। एम्पियर टर्न्स के बाद आती है रिलक्टेंस की। तो गाइस जिस प्रकार से प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक चुंबकीय सर्किट में रिलक्टेंस होता है। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जो अपने में चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का, किसी भी पदार्थ में वो गुण जो चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न ना होने दे, अर्थात चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे रेजिस्टेंस की तरह, वही रिलक्टेंस कहलाता है। इसकी इकाई क्या है? एम्पियर टर्न पर वेबर। इसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर। और यदि मान लीजिए L चुंबकीय सर्किट की लंबाई मीटर में तथा A सोलेनोइड या छल्ले का क्रॉस सेक्शनल एरिया वर्ग मीटर में, तब रिलक्टेंस क्या हो जाएगा आपका? L/A। अच्छा, आपने रेजिस्टेंस देखा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या था? R = ρL/A, ऐसा कुछ था। अब वहाँ R = ρL/A, तो L/A तो यहाँ पे भी है, मगर वहाँ पे रो था रेजिस्टेंस, और इसी तरह से यहाँ पे 1/μ होता है, जैसे कि μ0 और μr होता है। अपॉन में μ0 और μr आ जाता है, सिर्फ इतना ध्यान रखें। चलिए अब आगे देखते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति। किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न हुई चुंबकन तीव्रता I तथा उस पदार्थ पर आरोपित चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H, यानी कि चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न हुई चुंबकन तीव्रता और उस पदार्थ पर अप्लाई की गई चुंबक क्षेत्र की तीव्रता H का रेशो ही उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। यानी कि ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? I/H। चलिए, चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं होता। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ससेप्टिबिलिटी का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही तीव्रता है, तो तीव्रता कैंसिल हो गया, इसलिए ये मात्रक विहीन राशि है। अगली बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो चुंबकीय आघूर्ण वस्तु के संरेखीय टॉर्क से संबंधित वह सदिश राशि है जो किसी बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र से उसके क्षेत्र सदिश पर आरोपित होती है। यानी कि देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट वस्तु के संरेखीय टॉर्क से संबंधित, यानी कि जो वस्तु में टॉर्क लगता है उससे संबंधित वह सदिश है जो किसी बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो बाहर से अप्लाई किया गया चुंबकीय क्षेत्र है, से उस क्षेत्र पर सदिश आरोप होता है। यानी कि टॉर्क = क्या हो गया? M/B। अब M क्या हो गया? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, और M हो गया आपका चुंबकीय आघूर्ण। तो टॉर्क = क्या हो गया? M/B, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इंटू चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मूवमेंट का जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला अथवा जूल पर टेस्ला। ध्यान रखेंगे, न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला या जूल प्रति टेस्ला। अब बात करते हैं परमिएबिलिटी और परमियंस। ये क्या होता है भाई? ये क्या बला है? तो जिस प्रकार से अभी हमने देखा चुंबकीय रिलक्टेंस, यानी कि जो चुंबक के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है वो होता है रिलक्टेंस, और जो चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में सहयोग करता है वो होता है आपका परमिएबिलिटी या परमियंस। तो चुंबकशीलता रिलक्टेंस का विलोम होती है तथा चुंबकीय फ्लक्स के विकास में, देखिए आगे ना, चुंबकीय फ्लक्स के विकास में सहायक होती है। यह विद्युत सर्किट की चालकता, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी होता है तथा इसकी इकाई हेनरी प्रति मीटर। अब इसकी इकाई क्या हो गई गाइस? देखिए, रिलक्टेंस की इकाई की और इसकी इकाई को कंपैरिजन करें। रिलक्टेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखिए कहाँ गया रिलक्टेंस, ये रहा। तो रिलक्टेंस की इकाई थी गाइस एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, और इसकी इकाई क्या है? देखिए, वेबर प्रति एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। ध्यान रखेंगे, ये इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे म्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है, परमियंस को। अब बात करें रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो किसी पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता उस पदार्थ द्वारा उत्पन्न फ्लक्स घनत्व तथा वायु में या उस पदार्थ के फ्लक्स घनत्व का अनुपात होता है। यानी कि उस पदार्थ द्वारा उत्पन्न रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो कोई भी मटेरियल है मानो, ठीक है, किसी भी पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होगी? उस पदार्थ द्वारा उत्पन्न फ्लक्स घनत्व तथा वायु में या भाई किसी भी मीडियम में उस पदार्थ के फ्लक्स घनत्व का अनुपात होता है। नॉर्मल कंडीशन में या फिर वायु में या फिर पानी में, किसी में भी उसका फ्लक्स घनत्व के रेशो को ही रिलेटिव परमिएबिलिटी कहा जाता है। क्योंकि ये दो राशियों का अनुपात है, अतः इसकी कोई इकाई तो होगी नहीं, दो समान राशि हैं इसलिए कोई यूनिट होगी नहीं, अतः जो विशिष्ट रिलक्टेंस का विलोम है ये क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी विशिष्ट रिलक्टेंस का विलोम होता है, यानी कि अपोजिट। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो विद्युत धारा को हम उसके विभिन्न प्रभावों द्वारा ज्ञात करते हैं, जैसे कि रासायनिक, ऊष्मीय एवं चुंबकीय प्रभाव आदि। वैज्ञानिक ऑस्टेड ने आविष्कार द्वारा यह ज्ञात किया कि विद्युत धारा के साथ चुंबकीय क्षेत्र का विशेष संबंध है।
आपको पता है भाई इलेक्ट्रिकल करंट के साथ चुंबकीय क्षेत्र का बहुत बड़ा संबंध है, आप हम सबको पता है, क्योंकि जब हमने फैराडे का लॉ पढ़ा हुआ है तो उसमें हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में से ही करंट का फ्लो होता है। और इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग भी किया, और वो क्या प्रयोग है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी ओरस्टेड ने एक करंट प्रवाहित होते हुए चालक ए बी के पास तथा पैरेलल में एक चुंबकीय सुई रखी, तो उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई एक दिशा में घूम गई है, और जब उन्होंने विद्युत धारा की दिशा विपरीत की, करंट को बदला, तो भाई चुंबक की सुई विपरीत दिशा में घूम गई। तो इससे पुष्टि हुई कि धारा प्रवाहित होते हुए चालक के आसपास कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र है, और इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए चालक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाया। देखिए ये रहा। अब जैसे इसने एक निडल रख दी, तो जैसे एक तरफ से करंट फ्लो करी तो सुई उस तरफ मुड़ गई, फिर करंट की डायरेक्शन अगर इसने चेंज कर दी तो करंट दूसरी तरफ मुड़ गई। तो इस सिद्धांत से पता पड़ा कि हाँ भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिद्धांत होता है, चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो होने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। ठीक, चलिए तो ये प्रयोग हो गया। ये प्रयोग हमारे इतने काम का है नहीं, हम लोग आगे आ जाते हैं जो मेन चीज़ हमारे काम की है उस पर। विद्युत धारा प्रवाह में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, कि किस प्रकार से आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हो। फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। चलिए देखते हैं क्या है। तो इसके लिए दाएं हाथ का नियम है, मैक्सवेल का कॉक स्क्रू लू है, काफ़ी सारे नियम है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है राइट हैंड रूल। तो अभी आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, देख लेते हैं चित्र। देखिए ये रहा, यहाँ देखिए एक कंडक्टर है, रॉड है ए बी, एक बार करंट बी से लेके ए तक फ्लो कराई जाती है और दूसरी बार में ए से लेके बी। तो जब ए से बी करंट फ्लो कराई जाएगी तो देखिए करंट की डायरेक्शन इस तरफ से होगी, इनके बीच में एक गत्ता लगाए, ठीक है, करंट की डायरेक्शन इस तरह से हो गई। और जब करंट ए से बी की तरफ फ्लो कराई जाएगी तब करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे करंट की डायरेक्शन किस कंडीशन में कौन सी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा दोनों टाइम पे अलग अलग हैं, और कंडक्टर को आपने पकड़ के रखा है, तो यही रूल राइट हैंड रूल कहलाता है। अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चित्र में ए बी एक लंबा तथा सीधा चालक ए बी अपरिवर्तित करंट प्रवाहित होता हुआ दिखाया गया है, और इसमें एक गत्ता लगाया गया है, ठीक है, गत्ते से करंट गुजरते हुए दिखाई दिए। जब हम चुंबकीय सुई की सहायता से सरल चुंबकीय क्षेत्र का आरेख बनाते हैं, जबकि चालक में करंट बी से ए, इस वाले चालक में करंट कहाँ है, बी से ए की तरफ प्रवाहित हो रही थी, और यह आरेख चित्र ए के अनुसार होगा। बल रेखाएं वृत्ताकार होगी, जो चुंबकीय बल रेखाएं वो गाइस सर्कल में होगी, गोल होंगी, तथा इनकी दिशा एक पृथक अलग से उत्तरी पोल की दिशा में होगी। कौन सी दिशा में होगी, उत्तरी पोल की दिशा में होगी, तथा इनकी दिशा एक पृथक उत्तरी पोल की दिशा में होगी। यदि उसे स्वतंत्र रूप से घूमने दिया गया हो तब ही उत्तरी दिशा में होगी। अब बात करते हैं इसी प्रकार से जब चालक ए से बी की ओर प्रवाहित होगी करंट, तब बल रेखाओं की दिशा बी के अनुसार प्रवाहित होगी, और इस प्रकार प्रत्येक दिशा में क्षेत्र धाराएं दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो ये है आपका राइट हैंड रूल। चलिए अभी कुछ और बातें इसके बारे में। यदि हम चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े, अब जो कंडक्टर था उसको दाएं हाथ से अपन इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है, ठीक है, अंगूठा चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए इस तरह से है, आपने पकड़ा है, ये चालक है, ठीक है, और आपका ये जो अंगूठा है वो इस तरफ है और बाकी उंगलियां इस तरफ है। तो अंगूठा क्या है, चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। मुड़ी हुई उंगलियां, ये जो उंगलियां ये प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात हो तो इस नियम से धारा की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, और इस स्थिति में हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को मोड़ना होगा। भाई जो चुंबकीय क्षेत्र है उस दिशा में आपको उंगली मोड़नी पड़ेगी, तब अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और इसे अंगूठे का नियम या अंगूठे का दाएं हाथ का नियम कहते हैं, थंब रूल कहते हैं इसे, ठीक है। तो अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो आप लोग इस नियम से ज्ञात कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से। इसके अलावा एक और रूल है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल, इसके बारे में देखते हैं। विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, ये बात हमें पता है। पेज के आगे बढ़ने की दिशा करंट की दिशा को प्रकट करती है, तथा पेज के घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखाओं की दिशा को प्रकट करती है। यानी कि जो पेज है, मान लीजिए ये पेज है आप लोगों ने, ठीक है, चूड़ियाँ हैं, अभी पेज आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, जैसे आप घुसाते जाओगे किसी भी चीज़ के अंदर, तो ये प्रदर्शित करेगा करंट को, और जो पेज के आगे बढ़ने की दिशा है ये तो करंट की दिशा को प्रवर्तित करेगी, और जो घुमा रहे हैं अपन लोग इसे, ये प्रदर्शित करेगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो इस तरह से मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू लॉ काम में आता है, ठीक है, तो आप पढ़ लेना इसके बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब यदि किसी विद्युत वाही यानी कि धारावाही सोलेनॉइड अथवा कॉइल के बीच नरम लोहे की छड़ रख दी जाए तो उसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, और यह युक्ति विद्युत चुंबक बन जाती है। यानी कि वो जो डिवाइस है कोई से भी डीसी फील्ड में रखी जाएगा तो वो चुंबक बन जाएगी।
विद्युत चुंबक जो इलेक्ट्रिकल चुंबक होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, एक अस्थायी चुंबक होता है और इस प्रकार के चुंबक की शक्ति उसकी कॉइल में से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के मान को परिवर्तित करके, यानी कि मान लो आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, चुंबक की पावर बढ़ानी है तो करंट बढ़ा दो, चुंबक की पावर घटानी है तो करंट को कम कर दो। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को कम और ज्यादा किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं सोलेनोइड। तो ये एक कॉइल की लंबी आकृति होती है। सोलेनोइड कहते हैं गाइस, एक कॉइल बनाई हमने, ठीक है, और उसको लपेट दिया लंबी आकृति के रूप में, तथा इसको निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है, यदि कोई धारा वहन करती हुई वृत्ताकार टर्न्स वाली कॉइल सोलेनोइड कहलाती है। धारा वहन करती हुई, कोई भी धारा वहन करती हुई टर्न्स वाली कॉइल, कैसे, सर्कुलेटिंग टर्न्स वाली कॉइल सोलेनोइड कहलाती है। इसकी लंबाई इसके व्यास की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि जो डायमीटर है उससे ज़्यादा, हमें आपको पता है भाई, सीधी सीधी बात है, डायमीटर देखिए लंबाई तो ज़्यादा है ना डायमीटर से, तो डायमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड के बारे में हमें देखना है, तो ये हमारे इतने काम का नहीं है, ठीक है। हमारे काम का क्या है कि सोलेनोइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जनरेटर, मोटर, लिफ्ट, विद्युत ब्रेक, विद्युत घंटी, समझ संचार उपकरणों, मापन उपकरणों, मोटरों के स्टार्टर, नो लोड वोल्ट कॉइल तथा ओवरलोड कॉइल के रूप में किया जाता है। तो ये चीज़ हमारे काम की है और यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सोलेनोइड क्या है, कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिकली उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कृषि क्षेत्र, चिकित्सीय, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आदि में किया जाता है, जैसे कि लॉकिंग एवं होल्डिंग युक्ति, डायलिसिस मशीन, ऑफिस एवं होटल, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल एवं एयर कंडीशन। चलिए अब बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक सर्किट। अलग अलग तरह का मैग्नेटिक सर्किट आएगा हमारे सामने। चलिए अब देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। तो गाइस ये बहुत आसान है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वह मार्ग या पथ जिसे चुंबकीय फ्लक्स चलता है, कोई भी रास्ता मान लीजिए ये रास्ता है, रिंग वाला रास्ता है, जिस पर चुंबकीय फ्लक्स चलेगा वही आपका चुंबकीय परिपथ या सर्किट कहलाता है। चुंबकीय सर्किट के नियम के लगभग समान ही है, ठीक है, ये चुंबकीय सर्किट के नियम के समान ही है। कल्पना कीजिए चित्र में दर्शाया गया एक लोहे के छल्ले, ये मान लीजिए आपका एक लोहे का छल्ला आपके सामने दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। इस छल्ले के रिंग पर n टर्न्स वाली कॉइल लपेट दी जाती है, ठीक है। अब हम लोग n टर्न्स की, यहाँ पे मान लीजिए मैंने n टर्न्स की, नंबर ऑफ टर्न्स कितने भी हो सकते हैं, कॉइल लपेट दी। इस कॉइल में I एम्पेयर की डीसी को फ्लो करने पर, अब देखिए ये इसके दो पॉइंट है, तो मैंने यहाँ से I एम्पेयर की डीसी करंट को फ्लो कर दिया। तो लोहे के छल्ले का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और छल्ले के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य H है, ठीक है, और H का फॉर्मूला अपने को पता है भाई, NI/L होता है, एम्पियर टर्न्स प्रति मीटर, तथा फ्लक्स घनत्व B क्या है, म्यू0 म्यू आर इंटू H। देखिए ये रहा डायग्राम, ठीक है, एम्पियर कंडक्टर है, फ्लक्स लाइन फ्लो हो रही है, आपको दिख रही होगी, ये फ्लक्स लाइन फ्लो हो रही है इसके अंदर। तो B इजिकल टू क्या हो गया, म्यू0 म्यू आर NI/L, ठीक है। B इजिकल टू म्यू0 म्यू आर तो था भाई, H की जगह मैंने NI/L रख दिया। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, उत्पन्न फ्लक्स, फ्लक्स इंटू उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। चलिए तो फ्लक्स डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो फ्लक्स डेंसिटी B और क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो उपरोक्त सूत्र में क्या है, NI चुंबकीय सर्किट में उत्पन्न चुंबकत्व उत्पन्न करता है तथा चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। तो NI यानी कि आप कह सकते हैं भाई MMF का फॉर्मूला क्या हो गया, N इंटू आई, और इसकी इकाई क्या हो गई, एम्पियर टर्न्स, और L/म्यू0 म्यू आर L रिलक्टेंस कहलाता है। अपने को रिलक्टेंस का फॉर्मूला पता था ना, L/A म्यू0 म्यू आर, ये रिलक्टेंस है जो कि विद्युत पथ में प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं इंड्यूस EMF की। तो आपको पता है भाई, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के बीच, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही कंडक्टर घूमता है तो EMF पैदा होता है। किसी चालक में चुंबकीय इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंडक्शन के फलस्वरूप पैदा होने वाले EMF को या वोल्टेज को ही EMF कहा जाता है, और इस इंड्यूस EMF के कारण चालक में बहने वाली विद्युत धारा इंड्यूस करंट कहलाती है। तो ये हो गया आपका इंड्यूस EMF या करंट, जो भी चीज़ है। किसी चालक में इंड्यूस EMF दो प्रकार से पैदा कर सकते हो आप लोग, डायनामिकली या स्टैटिकली। अब डायनामिक कैसे होता है, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब चालक गति करता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र, तो जब चालक गति करेगा तो उसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं का छेदन होगा, और ये आपका डायनामिकली इंड्यूस EMF कहलाएगा। अब बात करते हैं स्टैटिकली इंड्यूस EMF। तो यदि कोई चालक किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्यावर्ती यानी कि अब चालक तो स्थिर है लेकिन चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, तो जब चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा उस कंडीशन में जो EMF पैदा होगा वो स्टैटिकली इंड्यूस EMF कहलाता है। लेंस का नियम भाई हमको पता है स्टार्टिंग से, कि किसी भी चालक में इंड्यूस EMF जनित्र इंड्यूस
करंट की दिशा सदैव इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगी जिस वजह से वो पैदा हुआ है। लेंस का नियम बहुत ईजी है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रयोग क्या क्या है, यानी कि इसके एप्लीकेशन क्या है। विद्युत घंटी, चुंबकीय रिले, बजर या चुंबकीय क्लच में उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। अब चुंबकशीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायामैग्नेटिक मटेरियल। चलिए, सबसे पहले देखेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें जो मेन बातें ध्यान रखेंगे, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण आ जाते हैं वे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, यानी कि इनकी चुंबकशीलता 1 से अधिक और 1000 तक होती है। जैसे कि लोहा, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। जब तक उस फील्ड में रहेंगे तब तक ही इनमें मैग्नेटिज्म का गुण रहता है। बात करते हैं पैरामैग्नेटिक। किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण नहीं आ पाते, यानी कि जो चुंबक नहीं बन पाते, वो हैं आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और वो कौन कौन से हैं, चलिए ये रहे। तो इनकी जो चुंबकशीलता है वो 1 से थोड़ी सी ज्यादा और 2 से कम होती है, जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम, सोडियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन। या फिर मैं कह सकता हूँ भाई इनकी चुंबकशीलता 1 से तो ज्यादा होती है, मगर 1000 तक तो नहीं होती। कहाँ तक होती है, बस 1 से लेकर 2 के बीच में। डायामैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण तो नहीं आ जाते, परंतु इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले की अपेक्षा और घट जाती है। यानी कि देखो भाई, चुंबक तो बना नहीं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और घटा दी इसने, तो वो पदार्थ डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। जैसे कि बिस्मिथ, एंटीमनी, पीतल, सोना, जस्ता, तांबा, चांदी इत्यादि। और इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ कम एवं 0 से अधिक होती है। चलिए, तो ये हो गए आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल। और इनकी जो चुंबकशीलता है वो 1 से कम या 0 या 0 भी हो सकती है, लेकिन हाँ 1 से कुछ कम होती है और 0 तो होती नहीं, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होती है। अब गाइस देखिए, जो कुछ और भी मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही जो हमने पढ़े वही मैग्नेटिक मटेरियल है, और भी बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो उसके बारे में आप लोग खुद से पढ़िएगा, देखिए, क्योंकि काफ़ी ईजी है, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। जैसे देखिए सॉफ्ट फेराइट, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए Fe2O3, ठीक है। इसके अलावा ये 2 संयोजी ऑक्साइड से बने थे, NiO, MnO, ZnO आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये ध्यान रखना है। इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से, और इसका लास्ट भी फिर उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे टेलीविजन, ऑस्किलोस्कोप, कंप्यूटर इत्यादि। इसी तरह से कार्बन स्टील आ जाएगा। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं वो भी देखना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप खुद से स्वयं पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें समझाने जैसा तो कुछ है नहीं। टाइप से एल्कीनो, कार्बन स्टील, ठीक है, क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील, हार्ड फेराइट, इन सबके फॉर्मूलाज और सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। रिले एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ये क्या, देखिए, वह युक्ति जिसके द्वारा एक विद्युत सर्किट में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा से दूसरे विद्युत सर्किट को खोला अथवा बंद, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें से फ्लो होने वाली करंट के द्वारा दूसरे सर्किट को खोला या बंद किया जा सकता है। कैसे, ये कंपैरिजन करती है और फिर सर्किट ब्रेकर को निर्देश देती है कि भाई तू बंद हो जाए, चालू हो जा। तो रिले किस सिद्धांत पर कार्य करती है, मगर ये जो रिले होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के आधार पर कार्य करती हैं, और इसी के आधार पर ये 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल अथवा 2 वे टाइप की होती है। ये या तो मैकेनिकल स्विच के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच के द्वारा ओपन या क्लोज होती हैं, और इनका जो स्विचिंग क्रिया थायरेट्रॉन अथवा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के द्वारा संपन्न की जाती है। यूजेस की बात करें, टेलीविजन तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, वाटर कूलर इत्यादि लो वोल्टेज से सुरक्षा के लिए, ओवरलोड एवं हाई फॉल्ट करंट से बचाने के लिए, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में असंतुलित धारा अथवा असंतुलित वोल्टेज से बचाने के लिए, और तथा ओवरलोड करंट से डीसी एवं एसी मीटर की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। तो ये था आपका आज का चैप्टर। देखते हैं अब इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सो गाइस, अब चैप्टर खत्म हो चुका है। अब थोड़े से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, जो स्टार्टिंग में हम लोग थोड़े बहुत फॉर्मूले पढ़े थे उससे तो भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। 800 एम्पियर प्रति मीटर चुंबकीय तीव्रता वाली एक लोहे की छड़ का चुंबकीय प्रेरण B 2.4 वेबर प्रति मीटर है, तो उसकी चुंबकशीलता क्या होगी। अब चुंबकशीलता पूछिए अपने से, यानी कि, और चुंबकशीलता का कुछ फॉर्मूला था जो भी हमें दे रखा था, बस अब आपको चुंबकशीलता का वही फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का गाइस करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि 3 × 10⁻³ वेबर। क्या आंसर होगा, 3 × 10⁻³ वेबर। अब आप इसे किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए,
आपको देखिए 2.4 डिवाइड बाय 800 करना है आपको। अब पॉइंट हटेगा तो 10 आ गया, पॉइंट हटेगा तो 10 आ गया। अब देखिए 8 दिए 24 और ये 3 0 पर जाएंगे तो 3 × 10 की घात -3 हो जाएगा। 3 × 10 की घात -3 वेबर एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? मैंने आपको बताया था बराबर होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो गया दूसरे का ए। क्वेश्चन नंबर 3, सोलेनोइड की लंबाई इसके व्यास की अपेक्षा कितनी होती है? तो अभी जो सोलेनोइड हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या था, अधिक होती है। लंबाई आपको देखा था ना, लंबाई ज्यादा है व्यास कम होगा, जबकि लंबाई ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी चुंबकीय पदार्थ लोहे के क्रोड को यदि सोलेनोइड के मध्य रख दिया जाए, मान लो कोई चुंबकीय पदार्थ है उसे लोहे के क्रोड को सोलेनोइड के मध्य रख दिया जाए तो क्रोड में अधिकांश बल रेखाएं एकत्रित हो जाएगी, क्योंकि वायु की अपेक्षा लोहे की निरपेक्ष चुंबकशीलता कितनी होती है? तो वो होती है अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? निम्न में से कौन सा मटेरियल है जो कि फेरोमैग्नेटिक है? तो वो है कोबाल्ट, निकल और आयरन, ये तीनों ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है गाइस? क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर होगा डी, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जिन पदार्थों को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उनमें किसी प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न नहीं होता और बल्कि उनमें से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। वो मटेरियल डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। मैग्नेटाइट का सूत्र मैंने आपको बताया था ना गाइस कि आपको ये सारे सूत्र याद रखने। तो देखिए मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, चुंबकशीलता इकाई से कम नहीं होती। तो भाई चुंबकशीलता, किस मटेरियल की चुंबकशीलता इकाई से कम नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर होगा डी, तांबे की। बाकी जो बिट्स मत है, एंटीमनी, पीतल, इन सब की इकाई से कम होती है मगर इसकी नहीं होती। अगला देखेंगे, हेनरी मीटर किसका मात्रक है? तो मैंने आपको बताया था हेनरी मीटर गाइस रिलक्टेंस का मात्रा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, दो चुंबकों के समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित तथा असमान ध्रुव आपस में आकर्षित होते हैं, निम्न में से उपयुक्त ध्रुव युग्म होगा, कौन सा होगा? भाई आपस में प्रतिकर्षित तथा असमान ध्रुव आपस में आकर्षित होते हैं, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बताया था ना आपको, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। तो 11वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय ध्रुवों के केंद्र पर चुंबक सामर्थ्य कितनी होती है? तो भाई मैग्नेटिक पोल्स के केंद्र पर जो चुंबकीय सामर्थ्य होता है वो गाइस कम होता है, जबकि किनारों पर अधिक होता है। तो इसका आंसर आएगा 12वें का सी या फिर डी। देखिए अब आपको कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, तो मैं बताऊं गाइस केंद्र पे जो आंसर होगा, एकदम केंद्र पे बात करें तो वहां 0 होगा, करेक्ट आंसर डी लिखेंगे। और अगर ये पुस्तक केंद्र के आसपास के एरिया में तो वहां कम होगा, और किनारों पर बात करें तो अधिक होगा या अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी से प्राप्त होने वाले चुंबक को क्या कहते हैं? तो उसे प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय पदार्थ के अणुओं में विद्यमान चुंबकीय गुण उसके परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति तथा चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है, ये कौन सा सिद्धांत है? तो गाइस ये हमने पढ़ा था, आणविक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर है। चलिए तो गाइस देखिए ऐसा ही लगभग आपके मैं बता दूं 95 क्वेश्चन है, ठीक है। भैया आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको खुद से टिक करोगे तो अच्छी चीज है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप पूरी थ्योरी पढ़िए और फिर आप खुद से क्वेश्चन टिक करने की कोशिश कीजिए, तब आपको चीज अच्छे से समझ आएगी। देखिए 95 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। टेलीग्राम अपना चैनल है, वहां आप जाएंगे तो आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो कैसे लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। इस प्लीज रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कर अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे मैं मैक्सी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसीलिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो में कोई भी कमी लगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।